इस कहानी की शुरुआत में एंजल नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक इंस्पेक्टर से मिलती है। इंस्पेक्टर उसे कहता है कि कल तुम्हें कोर्ट में जाना होगा और ये केस बहुत ही मुश्किल होने वाला है। इसके बाद एंजल एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाती है जो कि एंजल को नहीं पहचानता, लेकिन एंजल उसे अच्छे से पहचान लेती है। इसके बाद वो एक चर्च में जाती है और वहाँ का पास्टर उसे देखकर बहुत खुश होता है। और इसके बाद ये सब कोर्ट में जाते हैं जहाँ पर एंजल केस लड़ने वाली है, क्योंकि एंजल एक वकील होती है। एंजल के अपोजिट जो वकील होता है वो कहता है कि ये एक ट्रायल केस है, यानी कि इस केस की गुनहगार को सज़ा मिल चुकी है, केस क्लोज हो चुका है, लेकिन इसके लिए दोबारा अपील की गई है। और इस केस के गुनहगार पर इल्ज़ाम था कि उसने 6 साल की बच्ची के साथ रेप किया और उसके बाद उसे मार दिया, और कोर्ट में जो भी फैसला सुनाया था वो बिल्कुल सही था। एंजल अब कहती है कि उस वक्त जो भी हुआ था, जो भी सज़ा सुनाई थी, वो उस वक्त के सबूतों के ऊपर आधारित थी, पर मैं चाहती हूँ कि उन चीज़ों को, उन रिकॉर्ड्स को अच्छे से और फिर से देखा जाए। जज कहते क्या तुम उस वक्त वहाँ पर थी? एंजल कहती है हाँ, मैं पूरे केस की और पूरी घटना के दौरान वहाँ पर मौजूद थी। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ पर छोटी 6 साल की बच्ची यानी कि एंजल को दिखाया जाता है जो कि अपने पिता के साथ रहती है और उसके पिता का नाम ली होता है। और इस वक्त एंजल अपने पिता का केस ही लड़ रही होती है। 6 साल की एंजल अपने पिता के साथ एक शॉप के बाहर एक गाने पर डांस कर रही होती है। दरअसल ली यानी कि एंजल के पिता दिमागी रूप से परफेक्ट नहीं होते, वो स्टेबल नहीं होते, इसलिए दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और वहाँ पर वो एक बैग को देखते हैं जो कि एंजल को बहुत पसंद आता है, लेकिन ली के पास फिलहाल इतने पैसे नहीं होते। ली अपनी बेटी को कहता है कि मुझे कल सैलरी मिलेगी तब मैं तुम्हें बैग लेकर ज़रूर दूंगा, लेकिन तभी एक दूसरी बच्ची उस बैग को खरीद लेती है। ली और एंजल अंदर जाकर उन्हें टूटी फूटी भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं कि ये बैग हम खरीदना चाहते हैं, लेकिन वो बच्ची और उसके पेरेंट उनकी बात समझ नहीं पाते। और बातों ही बातों के दौरान ली उस बच्ची के फेस को छू लेता है और उसके लिए उस बच्ची के डैड उसको बहुत बुरी तरह से मारते हैं। दरअसल ये आदमी कमिश्नर होता है और वो ली को उसकी छोटी बेटी एंजल के सामने बहुत मारता है। अगले दिन जब ली की सैलरी मिल जाती है तो उसके पास वही कमिश्नर की बेटी आती है और वो ली को बताती है कि उसे पता है कि एक और ऐसा बैग कहाँ पर मिल सकता है, आप मेरे साथ चलो। और ली उसके साथ साथ निकल पड़ता है और अगले ही पल दिखाया जाता है कि वो बच्ची एक सड़क पर लेटी हुई है और ली उसकी पैंट को ढीली कर रहा है और उसके मुंह में हवा भर रहा है। और ये सब एक औरत देख लेती है। ली उसे कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती और अगले ही पल ली को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। और अब ली पर इल्ज़ाम होता है कि उसने छोटी बच्ची का रेप किया और उसके बाद उसे मार दिया। लेकिन ली को कुछ भी समझ नहीं आता, उसे नहीं पता होता कि उसके साथ क्या हो रहा है और ना ही वो किसी को कुछ बता पा रहा होता है, क्योंकि वो साफ साफ नहीं बोल सकता। और दूसरी तरफ एंजल अपने पिता का इंतज़ार कर रही होती है, लेकिन ली घर नहीं आता। और जब वो उसे ढूंढने के लिए जाती है तो उसे बहुत भीड़ नज़र आती है और उसी भीड़ के बीच उसके पिता भी होते हैं। और यहाँ पर ली को सब कुछ वैसे ही करने को बोला जाता है जैसे उसने किया था। ली समझाता है कि मैंने उसे जगाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं जागी, तो मैंने उसके मुंह में हवा दी और उसकी पैंट को ढीला किया ताकि उसे सांस लेने में प्रॉब्लम ना हो। पुलिस उससे पूछती है क्या तुमने अपनी पैंट खोली थी, लेकिन ली मना कर देता है। पुलिस कहती है अगर तुम सच बताओगे तो तुम अपनी बेटी से मिल सकते हो, क्योंकि वो अपनी बेटी को ढूंढ रहा होता है और भीड़ की वजह से एंजल उसके पास नहीं आ पाती। और ये सुनकर वो अपने बेटे से मिल सकता है तो वो अपने पैंट खोलकर दिखाते हैं कि मैंने ऐसे उसकी पैंट खोली थी। लेकिन पुलिस को लगता है कि ली ने भी अपनी पैंट खोली थी, यानी कि उसने रेप करने की कोशिश की थी। और ली को पुलिस जेल में डाल देती है। और जब जेलर को इस केस के बारे में पता चलता है कि उसने एक बच्ची का रेप किया है तो वो ली को बहुत मारता है और इसके बाद ली को एक सेल के अंदर भेज दिया जाता है, और जहाँ पर 5 कैदी पहले से ही होते हैं। और जब उन्हें ली की करतूत के बारे में पता चलता है तो वो उसे बहुत मारते हैं, लेकिन ली को कोई अंदाज़ा नहीं होता कि उसे क्यों मारा जा रहा है। और दूसरी तरफ एंजल को एक अनाथ आश्रम में भेज दिया जाता है क्योंकि ली के अलावा उसका कोई नहीं होता। और दूसरी तरफ ली की जेल का जो लीडर होता है जिसका नाम जैंग होता है, उसे दूसरा कैदी मारना चाहता है। और जब वो उसे मारने वाला होता है ली बीच में आकर उसे बचा लेता है, जिसकी वजह से ली बहुत जख्मी हो जाता है और जैंग बच जाता है। और ली की इस बात से जैंग बहुत प्रभावित हो जाता है। और जब वो जेल में वापस आ जाते हैं तो वो ली से उसकी कहानी पूछते हैं तो ली सबको सच बता देते हैं।
और उन्हें यकीन हो जाता है कि ली एक बेगुनाह इंसान है और अब वो ली के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो ली उन्हें कहता है कि वो अपने बेटे से मिलना चाहता है। और एक दिन जब स्कूल के बच्चे जेल के अंदर प्रोग्राम करने के लिए आते हैं तो उसमें ली की बेटी एंजल भी होती है। और उन्हीं 5 कैदियों में से एक कैदी ली की बेटी को यानी कि एंजल को एक बॉक्स के अंदर डालकर ली के पास किसी तरह से ले आता है। और ली जब अपनी बेटी को देखता है तो वो बहुत रोता है। एंजल भी बहुत रोती है। वो कहती है कि तुम मेरे पास क्यों नहीं आए, लेकिन ये दोनों बस रोते रहते हैं। और अब इन 5 में से एक कहता है कि ये एक स्कूल है, लेकिन ली मासूमियत में सच बता देता है। वो कहता है कि एक जेल है, स्कूल नहीं है, और ये सब बुरे इंसान हैं। और ये सुनकर वो 5 उसकी तरफ बड़ी हैरानी से देखते हैं, क्योंकि ली अपनी बेटी से झूठ नहीं बोल सकता। वो उससे बहुत प्यार करता है। और अब एंजल का जाने का वक्त आ गया होता है, क्योंकि अगर वो नहीं गई तो उसके स्कूल की बस यहाँ से चली जाएगी। और होता भी ऐसे ही है। उसकी बस निकल जाती है और मजबूरी में वो वहीं पर जेल में वापस आ जाती है। और अगले कई दिनों तक वो गार्ड से छुपकर उसी जेल के अंदर रहती है। और एक रात एंजल ली को कहती है कि डैड, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मेरे उस बैग की वजह से हुआ है, मुझे वो बैग नहीं चाहिए। लेकिन ली कहते हैं यहाँ से बाहर निकल कर वो बैग मैं तुम्हारे लिए ज़रूर लाऊंगा। और जब उन्हें पता चलता है कि जेल में फिर से प्रोग्राम होने वाला है तो बड़ी मुश्किलों से एंजल को उस डब्बे में डालकर वापस छोड़ने के लिए जाते हैं। लेकिन अब की बार स्कूल में बच्चे नहीं बल्कि बुद्धिस्ट आए हुए होते हैं और इसलिए उन्हें एंजल को वापस जेल में लाना पड़ता है। और अब फोटोज़ देखते हुए वार्डन को शक हो जाता है कि एक बच्ची मिसिंग है और हो ना हो वो सेल नंबर 7 में ही है। और उसे एंजल मिल भी जाती है और इसी वजह से वो ली को बहुत बुरी तरह से मारता है। और कुछ दिन बाद एक कैदी की वजह से जेल में आग लग जाती है और वार्डन उस जेल के अंदर बेहोश हो जाता है। और ली जब ये देखता है तो वो मदद मांगता है, लेकिन यहाँ पर सब भाग रहे होते हैं, कोई किसी की मदद नहीं करता। इसलिए ली बिना कुछ सोचे समझे अपनी जान पर खेलकर वार्डन को बचाने के लिए आग में कूद जाता है। और अगले ही पल वार्डन हॉस्पिटल में जागता है और जहाँ पर उसे पता चलता है कि ली ने उसकी जान बचाई है और वो खुद भी बहुत ज़्यादा जख्मी हो गए। और जब वार्डन उसे देखता है तो कहीं ना कहीं उसे एहसास हो जाता है कि ली एक निर्दोष इंसान है, क्योंकि उसने बिना अपनी जान की परवाह किए वार्डन की जान बचाई है। और ऐसा इंसान कभी भी दूसरे इंसान की जान नहीं ले सकता। और दूसरी तरफ एंजल अपने टीचर के साथ ली से मिलने के लिए आती है और यहाँ पर ली और एंजल एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। लेकिन कुछ देर बाद मिलने का समय ख़त्म हो जाता है और अब ये दोनों एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। ये बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। और अब गार्ड ली को पकड़ कर ले जाते हैं और एंजल की आंखों में आंसू होते हैं। और ये सब वार्डन भी देख लेते हैं और वो समझ जाता है कि ली बेगुनाह है, क्योंकि वो अपने बेटे से बहुत प्यार करता है और वो किसी की भी जान नहीं ले सकता। और कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है कि एंजल को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, क्योंकि उसने खाना नहीं खाया था। वो अपने डैड को बहुत मिस कर रही होती है। और अब एंजल से मिलने के लिए वार्डन आता है और एंजल वार्डन को कहती है कि क्या आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते, क्योंकि मैं अपने डैडी के बिना नहीं रह सकती। और वार्डन इसका कोई जवाब नहीं देता। वो वापस जेल में आ जाता है और अपने 2 गार्ड्स की मदद से वो एंजल को एक बॉक्स में डालकर सेल नंबर 7 में ले आता है। और एंजल और ली एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। ली समझ जाता है कि ये सब वार्डन ने किया है, इसलिए वो उसको शुक्रिया कहता है। और साथ ही वार्डन अब एंजल का केयर टेकर बन जाता है। वो उसका स्कूल में एडमिशन करवाता है और वो उसका ध्यान भी रखता है। और अब एंजल ली से रोज मिल सकती है। और अब एंजल जेंको जो इनका लीडर होता है उसे पढ़ना लिखना भी सिखाती है। और साथ ही एंजल दूसरे कैदी की बात उसकी बेटी से करवाती है। और बात करने के बाद वो कैदी एंजल को गले लगाकर बहुत रोता है। कहीं ना कहीं अब ये सब कैदी एंजल से पूरी तरह से घुल मिल जाते हैं। और अब ली की कोर्ट में पेशी होती है, इसलिए सारे कैदी किसी तरह से सच पता लगा लेते हैं कि उस दिन क्या हुआ था। दरअसल उस दिन वो बच्ची फिसल कर गिर जाती है और उसके सर पर एक पत्थर लग जाता है। और जब ली वहाँ पर आता है तो वो उसे हवा देने की कोशिश करता है, जो कि उसने अपने काम पर सीखा था। दरअसल वो उसे CPR दे रहा होता है और इसमें ली की कोई भी गलती नहीं होती। और सारे कैदी मिलकर सारे सवालों के जवाब ली को याद करवा देते हैं, जो भी उससे कोर्ट में पूछे जा सकते थे। और दूसरी तरफ वार्डन कमिश्नर से मिलता है, जो उससे रिक्वेस्ट करता है कि इस केस की जांच दोबारा करवानी चाहिए। लेकिन जिस बच्चे की मौत हुई थी वो उसी कमिश्नर की बेटी होती है और वो ली से बहुत नफरत करता है।
और वो दिन आ जाता है जिस दिन ली को कोर्ट में पेश होना होता है। वार्डन भी उसके साथ जाता है और वो उसे हौसला देता है कि उसे सारे जवाब अच्छे से देने होंगे। और कोर्ट रूम में जाने से पहले ली कमिश्नर से मिलता है और कमिश्नर उसे बहुत मारता है और वो उसे कहते हैं कि अगर तुमने अपना गुनाह कबूल नहीं किया तो तुम्हारी बेटी के साथ भी वही होगा जो मेरी बेटी के साथ हुआ था। और अब ली बहुत घबरा जाता है। वो कोर्ट में जाकर एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उसी ने उस बच्ची को मारा है। और ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं, वो सब घबरा जाते हैं और वार्डन उसे बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन जज ने अपना फैसला सुना दिया होता है। उसने ली को सजाए मौत दी होती है। ली की बेटी बहुत रोती है और अब 23 दिसंबर का दिन आ जाता है जिस दिन ली को फांसी होने वाली है। और उस दिन एंजल का बर्थडे भी होता है और जेल के सारे कैदी मिलकर ली को जेल से भगाने का प्लान बनाते हैं। और वो ली को और एंजल को एक हॉट बैलून के अंदर बिठा देते हैं और उसे हवा में उड़ा देते हैं, लेकिन वो वहाँ से निकल नहीं पाता और ली को वापस सेल के अंदर डाल दिया जाता है। और उसी दिन एंजल का बर्थडे भी होता है तो सब एंजल को गिफ्ट देते हैं और ली भी एंजल को गिफ्ट देता है। और ली के बॉक्स के अंदर वही होता है, वही सेलर मून बैग जिसकी वजह से आज ली इस जेल के अंदर है। एंजल उस बैग को देखकर बहुत खुश होती है। वो ली को थैंक्स बोलती है। ली भी एंजल को थैंक्स बोलते हैं कि शुक्रिया मेरी बेटी के रूप में जन्म लेने के लिए। और ये दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। बाकी सारे कैदी ये देखकर रोने लगते हैं क्योंकि ली का आज आखिरी दिन होता है और आज ही के दिन उसे फांसी होने वाली है। हालांकि ली को इसके बारे में कुछ नहीं पता होता। और उसके बाद ली और एंजल बाहर चले जाते हैं। ली एंजल को बाहर छोड़ने के लिए जाता है। एंजल ली को मैरी क्रिसमस कहता है और ली भी उसे गले लगाकर बहुत रोता है। और तभी एक गार्ड आकर ली को अपने साथ ले जाता है। एंजल भी उसे देख रही होती है और ली एंजल को देखकर फनी डांस करता है और एंजल भी ऐसे करती है क्योंकि ये दोनों हमेशा ऐसे डांस करते थे। इसके बाद ली समझ जाता है कि उसे फांसी होने वाली है। वो भागकर एंजल से मिलता है और उसे गले लगाकर बहुत रोता है। वो सबको कहता है कि मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता और मैं एंजल के बिना नहीं रह सकता, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन यहाँ पर कोई भी कुछ नहीं कर सकता। सब रो रहे होते हैं और एंजल भी बहुत रो रही होती है और वो रोती रोती वहीं पर रह जाती है। और अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर एंजल सबको दलील सुना रही होती है। और यहाँ पर जो पास्टर होता है, जो एस्ट्रोलॉजर होता है और जो वार्डन होता है, ये सब वही लोग होते हैं जो किसी वक्त में ली के साथ उसकी जेल में थे। और सबकी गवाही सुनकर जज ये फैसला सुनाते हैं कि ली बेकसूर था, उसके केस की जांच होनी चाहिए थी और ली को बेकसूर करार दे दिया जाता है। और जज का ये फैसला सुनकर सब बहुत खुश होते हैं। हालांकि ली मर चुका है और उसे सज़ा भी हो चुकी है, लेकिन उसके सर से वो कलंक अब हट चुका है। और जज का फैसला सुनकर ली की बेटी एंजल बहुत रोती है। और इसी के साथ ये कहानी, ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, जब तक के लिए धन्यवाद।